आज हम आपके लिए बड़ा मुनफरिद केस लाए हैं। इस कहानी में एक बुज़ुर्ग आदमी है और उसका क्लेम ये था कि वो थाने में आया और थाने में आती वो बारिश बुज़ुर्ग ने आती एक एतराफ़ जुर्म किया कि उसने अपनी अहलिया का कत्ल किया है। किस तरह हुआ, किस तरह वो यहाँ पर आया और फिर तफ्तीश में आगे सामने क्या आया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना पाकिस्तान बाज़ार में और जो इस थाने के एडिशनल एसएचओ हैं अहमद अली चांडियो साहब, यही वो शख्स हैं जिनका सबसे पहले उस मुलजिम के साथ, उस बुज़ुर्ग मुलजिम के साथ इंटरेक्शन हुआ था। इनसे बात करते हैं। चांडी साहब, ये पूरी कहानी क्या थी, कब हुआ, आप उस वक्त क्या कर रहे थे, कब ये आया, ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं वैसे ड्यूटी अफसर थाना पे मौजूद था, तो सुबह तकरीबन 8:15 पे इस ड्यूटी अफसर कमरे में एक बुज़ुर्ग आया। माशाल्लाह चिट्टी दाढ़ी बाल भी थे, बुज़ुर्ग लग रहा, दांत भी नहीं उसके। आते ही मुझे बोला मुझे गिरफ़्तार करो। मैंने बोला चाचा खैर तो है, क्यों? तो उसने बोला कि मैं अपनी बेगम का जो है कत्ल करके आया हूँ और वो घर पे है। तो मुझे थोड़ा सा झटका सा लग गया। मैंने उसको तफ्तीश करना शुरू कर दी, बातें करना शुरू कर दी। वो बातें जब उसकी मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल लग रही थी तो मैंने उसकी एक क्लिप बनाई और फ़ौरन मोबाइल मंगवा के मैंने बोला आप पहले देखूं तो सही हकीकत क्या है, उसके घर तक जाएं, बॉडी भी है या एक हमें ये धोखे देने वाली बातें कर रहा है, किस किस्म की बात कर रहे हैं। तो मैं उसका क्लिप लेके और फौरी तौर पे नफरी बुला के मोबाइल के साथ उसके घर के पहुंचा। घर पर जाके इसने ताला खोल के हमें दिखाया कि वाकई भी इसकी जो अहलिया है, उसका नाम था आसमा, 58 साल। वो लाश मौजूद थी चारपाई पे। बुज़ुर्ग की उम्र जो उसने बताई थी उस हवाले से बताइए। अच्छा, इसने आप बताया कि मेरी उम्र जो है वैसे जेनियन 71 साल है ऑफ द रिकॉर्ड, और मेरा शनाख्ती कार्ड जो बना हुआ उसमें 64 साल है, और वैसे लग भी बुजुर्ग रहा है। और उसके अलावा वो बोल रहा है कि मैं ईस्ट पाकिस्तान में जो है कहीं गवर्नमेंट मुलाजिम था पहले, अभी तो रिटायर हूँ, घर पे होता हूँ। अच्छा, ये जब ये यहाँ पर आए थे और वो बुज़ुर्ग बड़े कॉन्फिडेंट थे, 71 साल वो बुज़ुर्ग थे, और उन्होंने बताया कि शनाख्ती कार्ड उनका क्योंकि बाद में बना था तो उसके हिसाब से 64 साल की इनकी उम्र शो की गई थी, लेकिन असल में इनकी उम्र 71 साल थी। और उन्होंने आते अपना एतराफ़ जुर्म किया। वो बयान क्या था जो उन्होंने आते पहले पुलिस को दिखाया था, वो आप देखिए, और फिर हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ से ये लाश मिली थी। वालिद साहब का नाम क्या है? अकबर अली। अकबर अली। उम्र कितनी है? मेरी उम्र हाँ 64 साल। 64 साल। कहाँ रहते हो? गाज़ियाबाद अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी। अच्छा, गली नंबर 4। क्या काम करते हो? चप्पल का काम करता हूँ। अभी भी करते हो? नहीं, अभी मैं क्या किया है आपने? अभी क्या किया है आपने? हमने कत्ल किया अपनी बीवी का। क्यों? हमारा मसला था रात। बीवी का नाम क्या था? आसमा बेगम। उसकी उम्र कितनी है? तकरीबन ये 58। वो अभी कहाँ पे है? वो अभी कहाँ पे है? वो अभी घर पे है। घर पे है। तो घर में और कौन है आपके साथ? मेरे घर पे इस वक्त कोई भी नहीं। वो उस टाइम घर खाली था? हाँ, रात को हम दोनों मियाँ बीवी थे। अभी भी घर में कोई नहीं है? अभी घर में कोई नहीं है। बच्चे हमारे जो है एक वहाँ क्या नाम है बोली, घर को ताला लगा क्या है? अभी हम ताला लगा कर। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 गाज़ियाबाद का ये है वो घर जहाँ पर जो एक बारिश आदमी ने अपनी अहलिया का कत्ल किया था। हम चांडियो साहब से जानते हैं। चांडियो साहब, ये जब आपको उन्होंने थाने में आके पूरा एतराफ़ कर लिया, उसके बाद में क्या हुआ था वो ज़रा बताइए। तो उसने जब एतराफ़ किया तो मैं उसको साथ हिरासत में लिया कि भाई चल के दिखाओ मुझे। मैं अपनी गाड़ी मोबाइल में लेकर यहाँ पहुँचा। यहाँ से बाबा ने चल के ये अपना घर का दरवाज़ा खोला, अंदर जाके देखा कि बाकी भी बॉडी पड़ी हुई थी चरपाई पे, और उसने कत्ल किया। उसका जो जुर्म का एतराफ़ था वो हकीकत सच निकला। अच्छा, तो वजह बताई उसने क्यों इतना इंतहाई कदम उठाया, वजह क्या थी, किस तरह से कत्ल किया? तो उसकी बातों से यही वो ज़ाहिर हुआ कि उसने अपने बेगम से ख्वाहिश का इजहार किया, तो उसने इनकार किया। फिर इनका आपस में हाथापाई भी हुई, मेरी बनियान भी फट गई, हाथापाई फिर वो सो गई। तो ये ताक में रहा कि सो जाए, तो मैं जो है ना कोई जहन में इसको घूम रहा था, बाहर कोई फतूर घूम रहा था। तो वो जब सो गई है चरपाई पे, तो इसने जो है एक सरिया घर में इनके पास था, एक तकरीबन 3-3.5 फीट का, वो उसको सर में घोंप दिया। और बाकी भी जिस्म पे 2-4 और भी तशद्दुद था।
पैरों पे, इस साइड पे, बाजू पे, लेकिन मेन जो सर में उसको सरिया लगा है, अंदर घुस गया यहाँ से, तो उसी से उसकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन इनका यही घरेलू मामला थे जो। अच्छा, ये जो जब यहाँ पर आप आए थे तो जो सरिया इस वारदात में इस्तेमाल हुआ था वो मिला? बिल्कुल, उसने सरिया घर से निकाल के मुझे पेश किया, और एक क्लिपर था, क्लिपर जो धागे काटने वाला होता है ना, कैंची की तरह, वो दोनों मुझे पेश किए। मैंने वो कब्ज़े में लिए, खून आलूद थे दोनों चीज़। अच्छा, खून आलूद? वो दोनों खून आलूद थे, उनको मैंने जो है ना कब्ज़े में लेके सील करके आईओ के सुपुर्द कर दिए। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ? इनके बच्चे वगैरह थे, ये वो ज़रा बताइए, इनकी क्या फैमिली की क्या डिटेल्स हैं? जी, ये बाबा ही बोल रहा था अली असगर कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। एक बेटा है ज़ीशान और दूसरा बेटा है फ़रहान, दोनों जवान हैं, 24-25 साल हैं। ये प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते, एक हवचौकी में, एक ठट्ठा में। तो ये तो उस टाइम भी बाहर थे, तो बाद अस्पताल तक भी नहीं पहुँचे। 2 बेटियां थी, आबदा परवीन और साजिदा परवीन, वो अपने अपने घरों में शादीशुदा हैं। क्या बेटियां और बेटे आए थे? अस्पताल में तो नहीं आए, लेकिन थाने में मैंने उनको तलब किया, बुलाया। फिर बोला भी अब मज़ीद क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई चाहते हो? तो उन्होंने अदम ताउन का इजहार किया। तो उसके बाद क्या बोला उन्होंने, क्या बोला? पूरी बात बताइए उनकी। हम कोई FIR कराना नहीं चाहते अपने बाप के ख़िलाफ़। अच्छा जी, तो मर्डर था, एक तशद्दुद लाश थी। सरकार से हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमने उसको अपनी मदद में मैंने इसको गिरफ़्तार करके FIR भी कर दी है इसके खिलाफ़। अच्छा जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2 बेटियां, 2 बेटे, बेटियां सामने नहीं आई, 2 बेटे थे, जो कि एक ठट्ठा में, दूसरा हब चौकी के पास किसी फैक्ट्री में जॉब करता है। इन्होंने रब्ता किया, रब्ता करने के बाद में वो थाने में आए और इनसे जो लेटर होता है जो कि लाश की सुपुर्दगी का, वो ज़रूर मांगा और कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद में अब इस केस के ऊपर सरकार ज़रिया, जो कि सरकार की मुद्दत में इसका मुकदमा दर्ज किया गया है। 71 साल का ये बुज़ुर्ग है, अली असगर जिसका नाम बताया गया, जिसने अपनी अहलिया का कत्ल किया तशद्दुद के बाद। अब इसको आज इसको अदालत में पेश किया गया है। मुलज़िम इस वक्त रिमांड पे है और अब इससे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है कि इस किस्म का जो इतने गुस्से में इसने इस किस्म का ये इक़दाम उठाया है, तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या माजी में भी। पुलिस की आने से तफ्तीश की जाएगी कि मोहल्ले में इसका क्या किरदार रहा है। इसके अलावा और जो जिन जिन इलाक़ों में रहकर आया है या जो सर्विस करता था, तो वहाँ पे कितना ये चीज़ों को लेके अदम बर्दाश्त का इसको सामना रहता था और लोगों के लिए किन किन मौक़ों पे ये झगड़ालू साबित हुआ है। इस हवाले से अब हम आगे चलेंगे और आला अफसरान से इस की तफ्तीश के हवाले से जो भी हक़ाइक़ सामने हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अली असगर और मकतूला अस्मा बेगम के जो ख़ानदान के लोग हैं, जो 2 बेटे हैं, वो अभी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उनसे हम बात करते हैं। ये आपके जो वालिद थे, क्या इनके गुस्से का प्रॉब्लम था या इनकी हिस्ट्री क्या थी जो इतने ज़्यादा ये तैश में आ गए और इतना इंतहाई कदम उठा लिया? शुरू में ये बहुत गुस्से के तेज़ थे, लेकिन फिर जब वक्त पार होते गया, इनका उम्र जब ज़्यादा होते गया, तो फिर इनके दिमाग में थोड़ा सा कभी कभी जैसे 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद ये ऐसे हरकत करते हैं कि जैसे कि एकदम समझ से बाहर वाला, कुछ भी मार देना, किसी को चला के कुछ भी कर देना। और ये पहला नहीं है, ये 2-3-4 वाक़या है, पूरे मोहल्ले को हमारे पता है। हम इसको बहुत मुश्किल से हैंडल करते हैं। जब हम घर पे होते हैं तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन बस कुछ ऐसा हुआ कि हम जॉब पे चले गए, ये जॉब पे चले गए नाइट पे, उनको वो अकेले थे, तो उनको जब गुस्सा आया तो वो उन्होंने ये काम कर दिया। और जब मेरे को कॉल आया सुबह मोहल्ले वाले का कि आपके घर में एम्बुलेंस की गाड़ी आई है, मुझे ये नहीं बताया कि पुलिस की गाड़ी भी आई है। तो मैं बोला कि उनका तबीयत ख़राब रहता है, हार्ट के मरीज़ हैं। तो मैं सोचा कि अब्बू का तबीयत कुछ ख़राब हो गया है, तो मैं गाड़ी में था, बैठा हुआ था कंपनी के। तो फिर मैं जब आया इधर, तो आने के बाद तो इधर मुझे कुछ और पता चला कि वो ऐसा से ऐसा सीन हो गया। पुलिस की गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस में डाल के मामा को ले गई है अब्बासी अस्पताल। फिर हम यहाँ से थाने गए, थाने उससे फिर अब्बासी अस्पताल गए, तो वहाँ से वो बोले वहाँ चले गए शराब बोर्ड। तो फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ बुलाया गया थाने में, तो फिर ये बोले कि लेटर शाम तक का देंगे। तो फिर इस चक्कर में शाम हो गया। फिर उसके बाद हमने तकसीम किया अभी, और वही घर खोलना है बस हमें। आप ज़ीशान हो? फ़रहान आपका नाम? फ़रहान अली नाम है। अच्छा फ़रहान, चलो ये तो आपने बताया, और अब ज़ीशान से बात करते हैं। ज़ीशान, आप मुझे बताइए, आप इधर आ जाइए।
हाँ, आपके ऊपर भी कोई उन्होंने कुछ मकनातीस मारा था, कोई इस किस्म की कोई कहानी सामने? मसला ये है ना कि ऐसे तो बहुत सारे केसेस हमारे साथ तो हुए हैं इससे पहले भी। हाँ, वालिद से मुतालिक, बाकी इलाके वालों को भी पता है। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जो हमारे घर के अंदर ही रह जाता था, कुछ केस ऐसे थे जो घर के बाहर ही रह जाते थे। मेरे ऊपर भी काफ़ी दफ़ा अटैक हुआ है, मेरी अम्मी के ऊपर तो हमेशा जब से हम लोगों ने अपना होश संभाला है, हमें तो इस तरीके से लगता है कि ये नफसियाती मरीज़ है। लेकिन बाप होने के नाते हम लोग इस बात पे एक्शन कोई नहीं लिया कि चलो आज नहीं, वक्त के साथ साथ ये बेहतर हो जाएंगे। और अभी बीच में ये बेहतर हो भी गए थे थोड़ा, मैंने देखा भी था कि सही घर में इनका रवैया अच्छा हो गया था। तो उसके बाद अचानक से ये सानिया हुआ, ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इससे पहले भी वालदा को इन लोगों ने क्या नाम है, वालिद साहब ने मारा है। तो रमज़ान का टाइम था, रोज़ा रखी हुई थी, तो उस टाइम उन्होंने मार कर ये चीज़ जो है वो फाड़ दिया था। रोज़े की हालत में थी, रोज़ा खोल ली थी, उस टाइम ये फाड़ दिया। फिर ये दरवाज़े पे मेरे पर अटैक किया था, तकरीबन 4-5 मीटर दूर से मेरे को मैग्नेट मारा था। तो ये दरवाज़े की हालत आप देख सकते हैं कि ये भी फाड़ दिया। हमें इस तरीके से लगता है कि वो ज़हनी मरीज़ है और हम लोग इसलिए छोड़ दिए ताकि ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये वक्त के साथ साथ इतना बड़ा कोई साथ। कभी कोई इलाज कराने का आप लोगों ने उनको वो किया? नहीं, ये जाने नहीं मांगते थे। ये इतने मुश्किल से इनको कार्डियो लेके जा कार्डियो, ये अभी बीमार पड़े थे ना, अभी बीच में तकरीबन इनका हार्ट का मसला हुआ था। तो इनको बोल बोल के हम लोग बहुत ज़बरदस्ती दूसरे की गाड़ी में ज़बरदस्ती ले जाकर हम लोगों ने इनको कार्डियो, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इधर उधर का बोल के उनको कार्डियो लेके गए थे। हॉस्पिटल नहीं जाने मांगते ये, मतलब कि ये बुखार हो जाए। आप लोग को शक था कि नफसियाती मसला है इनके साथ? हाँ, हम लोग को ऐसा शक था, लेकिन हम लोग कोशिश किए, लेकिन ये अपने आगे नहीं चलने देते हैं किसी का। मतलब कि हम लोग यही सोचते कि ऐसा नहीं है फिर कोई चीज़ चला के मार दे। इनका गुस्सा ऐसा है और इनका दिमाग ऐसा है। घर में वालिद की ज़्यादा चलती थी? नहीं, वालिद की चलती नहीं थी। जब इनका दिमाग ख़राब हो जाता था बस ये मार देते कुछ भी। बाकी तो हम लोग हर चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं घर में, कोई भी कुछ भी नहीं। हमने इनको बोला कि आप सुकून से बैठे घर में, खाना खाएं, नमाज़ पढ़ें। 5 टाइम का नमाज़ पढ़ने जाते हैं, यहाँ से आते हैं। हम लोग बोले बस आपका यही काम है, कोई मसला हो, कोई दवाई चाहिए, कोई परेशानी है, सांस नहीं आ रहा है, आप हमें बताएं। अभी बीच में मैं जाने से पहले ना, तकरीबन 2-4 दिन पहले जब मैं छुट्टी आया था, तो जाने से पहले मैं वो खांसी हो रहा था, तो मैंने उनको ATM वगैरह दिया। मैंने बोला कि जाइए आप देखिए खांसी वगैरह हो रहा है, कहीं ये मसला आपका दोबारा नहीं बढ़ जाए। तो इलाज हम लोग घर पे होते नहीं, हम लोगों के लिए काफ़ी मसला बन जाएगा, तो आप इलाज करवा लीजिए अपना। जब मैं वापस आया तो ये सानिया घर पे हो गया। ये काम करके किया है और आने के बाद ये सानिया होगी। और मामा भी मेरी ये कही कि इनको कि आपको खांसी ज़्यादा हो रहा है, आप एक दफ़ा कार्डियो चले जाइए, चेकअप करा लीजिए आप अपना, फिर कोई बड़ा मसला नहीं हो जाए। ये बोली हैं और वो बोले हाँ मेरे को लेके चलो। दवाई वगैरह भी ना, ये मतलब कि इनको कोई दवाई ला के भी दे दो ना कि ये दवाई खाइए आप, मतलब कि खांसी है आपको, या आप हार्ट पेशेंट है, आपको पेशाब का मसला है, कोई भी मसला है जो डॉक्टर दवाई लिख के देते, वो दवाई भी अगर इनको हम ला के देते हैं तो ये मतलब कि हम लोग बोलेंगे, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो खाएंगे, वरना वो नहीं खाएंगे। मकतूला अस्मा बेगम और मुलजिम अली असगर के ये दोनों साहबजादे हैं, फ़रहान और ज़ीशान, और इन्होंने जो अपने घर की हिस्ट्री बताई है, या जो अपने वालिद का जैसा कि इन्होंने बताया कि मोहल्ले में भी ये बात मशहूर है कि वो गुस्से के ख़ासे तेज़ थे, और जो उनकी एज थी उसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक उनके ऊपर वाज़े हो गए थे। इन लोगों को शक था कि शायद वो बीमारी का सामना है, कोई नफसियाती मसला उनके साथ, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाते थे। और गुस्से में आके इन बच्चों को भी इन्होंने, अपने दोनों बेटों को भी बहुत बार इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। साथ ही साथ जो इनकी अहलिया थी उन पे भी रमज़ान में उन्होंने गुस्से में आके उनको भी मारा था, जिसकी वजह से ख़ासा उनका, जैसा कि इनका कहना है कि मकतूला के सर से भी खून वगैरह निकला था। और बहुत दोनों बेटे कंट्रोल कर लिया करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये वाक़या हुआ वो घर पर नहीं थे, दोनों बेटे घर पे नहीं थे। और जैसा कि उन्होंने भी अपने बयान में बताया कि उन्हें गुस्सा आ गया था, और जिसके बाद में उन्होंने रॉड उठा के अपनी अहलिया को इस तरह से कत्ल किया। ये इस बात की तस्दीक करती है कि वाकई में वो गुस्से में आके अपना कंट्रोल खो बैठते थे और शदीद गुस्से की हालत में कोई भी कदम उठा लिया करते थे। वाक़े के हवाले से आपने पूरी तफसीलात जानी। मकतूला के जो दोनों बेटे हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया। अब मैं इस वक्त SSP वेस्ट के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। इन्होंने बहुत बारीक बीनी से डीप डाउन उस पूरे केस का एनालिसिस किया है,
तफ्तीश जो जितनी भी हुई है उसकी रिपोर्ट भी इनको मिली है और मजमूई तौर पे कुछ इन्होंने मज़ीद इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। हम तारिक इलाही मस्तूरी साहब से बात करते हैं। तारिक साहब, ये एक अजीब एक केस सामने आया है और जो उनके बच्चों से ही बात हुई, आपको भी आपने भी इंटरोगेट किया है, आपके सामने हक़ाइक़ क्या आए हैं? थैंक यू वेरी मच जीशान, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। कल जैसे ये केस रिपोर्ट हुआ तो जिस नौइयत का और सीरियस नौइयत का मामला था तो हमने फ़ौरन उसमें इंटरवीन किया और सारी चीज़ों को तमाम होलिस्टिक अप्रोच के साथ लेते हुए हमने चीज़ें की। और जो मेन एक्यूज़ था वो आपने जैसे देखा वो ख़ुद थाने में भी आ गया और उस वक्त भी जो उसने स्टेटमेंट दी वो सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद जब हमने चीज़ों को देखा तो जो मेन एक्यूज़ है और जिस उम्र के वो हिस्से में है तो हम ये फ़ील कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कि वो शायद कोई मेंटली स्टेबल नहीं है। दो आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन दैट, अभी उसको हम आगे चल के आपको बताएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं उसमें, लेकिन हमें ये फील हो रहा है। और जब हमने बच्चों को इंटरोगेट किया, क्राइम सीन को हमने विज़िट किया और सारी चीज़ें देखी तो उससे पहले भी इस तरह के वाक़े जो है ना वो घर में होते रहे हैं। इसने अपने बच्चों को भी पहले मारा है और बड़ी हैवी चीज़ से, मैग्नेट्स हो गए, पत्थर हो गए, मतलब इवन जो चीज़ उसके हाथ में आ जाती थी जस्ट थ्रू अवे, और ये उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो फैटल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसी तरीके से जो मरहूमा मकतूला हैं, जो अस्मा बीबी बेचारी फौत हुई, तो पिछले ईद पे, रमज़ान पे भी उसके ऊपर इसी तरीके से टॉर्चर हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का हमारा कुछ थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर है या पेरेंट्स का एहतराम है और जो उम्र रसीदा शख्स है जिस उम्र के हिस्से में वो है, तो बच्चों ने इस चीज़ को रिपोर्ट भी नहीं किया था। कल जब ये उनकी वालदा का वकूआ हुआ और जब हम उनसे मिले और हमसे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये सारी चीज़ खोल के सारी बयान की, तो उससे हमें ये हुआ। तो अब उसको मज़ीद असरटेन करने के लिए और उसकी लीगल ऑथेंटिकेशन के लिए हमने एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने एक प्रॉपर लेटर तैयार कर लिया है जिसमें हम एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड बैठे जो इसकी मेंटल सिचुएशन, मेंटल कंडीशन को असेस करे कि आया ये मेंटली स्टेबल भी है या नहीं है। क्योंकि उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे बुज़ुर्ग मियाँ बीवी को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है और वहाँ पे अपनी बीवी को एक मामूली सी बात के ऊपर, छोटी सी तल्ख कलामी के ऊपर हाइपर होके इतना बड़ा इकदाम कर लेना, ये इस बात से परेशानी है और तफ्तीश तलब मामला भी है। अच्छा देखिए तारिक साहब, जो ये तो हमने आपकी बात समझी कि आपको इस चीज़ का शक जाहिर हुआ है, तो उस शक की तस्दीक के लिए एक मेडिकल बोर्ड आप लोग कॉन्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जब मुलजिम थाने पहुंचा था तो उसने अपना एतराफ़ जुर्म के साथ साथ एक स्टेटमेंट दिया था जो कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल और जिसने इस केस की थोड़ी सी मनफी किस्म की, वैसे ओवरऑल कत्ल का मामला है, मनफी तो है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा इसको एक दूसरी तरफ ये चीज़ ले गई थी। तो उसके अंदर अब आप लोग की क्या असेसमेंट है, या उसकी वजह से ये जो मेंटल डिस्टेबलाइजेशन है क्या वो भी इसका हिस्सा हो सकती है? थैंक यू। अच्छा जी, देखें इसी वजह से जो हमने पहला स्टेप लिया जब हमें ये केस रिपोर्ट हुआ और मेरे तक ये जब बात पहुंची और मैंने जब विज़िट किया और सारी चीज़ें सारी देखी, तो उसमें हमने इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप वो लिया है कि इसमें जो हमने FIR करी है वो हमने सरकार की मुद्दईयत में की हुई है, मतलब पुलिस ऑफिसर उसका मुद्दई है। हमने ये राइट बच्चों को या बाकी रिश्तेदारों को नहीं देखा, क्योंकि माजी में कुछ केसेस ऐसे हमारे सामने आते रहे कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लीगली कंपाउंड हो सकता है, इज़्ज़त के नाम पे, गैरत के नाम पे, जो कई दफ़ा देहातों में, उन इलाकों में जहाँ तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, ये मामलात वाक़यात हो जाते हैं। तो हमें ये भी देखने में आया है कि अगर भाइयों ने बहन या बेटी को मार दिया है तो बाप मुद्दई बना और आगे जाके वो कंपाउंड करके वो मुल्ज़मान बाहर निकल आए। तो और एक चीज़, दूसरी चीज़ जैसे आपने कही और थोड़ी वो बाद में हाईलाइट भी होती रही सोशल मीडिया में और ट्रोल भी होता रहा सारा सिलसिला, तो जब वो स्टेटमेंट हमने देखी तो हमें उस वक्त ही बहैसियत पुलिस ऑफिसर एक एहसास हुआ कि नहीं, चीज़ों को मज़ीद कुरेदने की ज़रूरत है और मज़ीद देखने की ज़रूरत है। तो तभी हमने सरकार मुद्दईयत में FIR भी दी और इसको फिर थारोली इंटरोगेट भी किया एज आई अर्लियर मेंशन। फिर हम इसको मेडिकल बोर्ड की तरफ भी लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 302 एक हाईएस्ट ऑफेंस है, सबसे सीरियस लेवल का मुकदमा है, कत्ल का मुकदमा, इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता। तो उसकी शफाफियत, तफ्तीश को मेरिट बेस्ड इंश्योर करने के लिए हमने सरकार मुद्दईयत में भी दिया और इसके जो मेडिकल के आस्पेक्ट्स हैं और बाकी जो दीगर इसके पहलू हैं, जो इसकी लाइफ है, उस सारी चीज़ को हम देखेंगे। बाकी इसके पड़ोसी हैं, इलाके के लोग हैं, उन सबको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे कि असल रीज़न्स जो है ना, जिसको हम मंजरिया कहते हैं, कि असल रीज़न उसके पीछे क्या है, ताकि उसको हम निकालें और इसको केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। आपने देखा कि जो सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हुई थी, वही क्लिप पुलिस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन का बायस बनी है कि इसको डीप डाउन इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उस शख्स की मेंटल कंडीशन क्या है। इस बहरहाल पुलिस ये वो नहीं रखती, लेकिन इसकी जो मेंटल हेल्थ के हवाले से जो तफ्तीश है उसके लिए भी अब इक़दामात किए जा रहे हैं और अब जो भी रिज़ल्ट सामने आएंगे वही पुलिस के चालान का हिस्सा बनेगा और उस हिसाब से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा।